रहीम। तो इस वीडियो में हम इकोलॉजी के और कुछ इकोलॉजी के टर्म्स, बेसिक टर्म जो हैं उन पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कवर करें जो बेसिक टर्म्स है इकोलॉजी की, और इकोलॉजी के रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी होता क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दौरान जो यानी हमारे और माहौल के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, जो तल्लक है, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, इसको कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। इको का मतलब होता है होम और लॉगी का मतलब होता है स्टडी, यानी अपने घर के इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट शुरू करते हैं, सीपीशीज़। सीपीशीज़ क्या होती है? एक इंसान जो है ना, सारे इंसान दुनिया में जितने हैं, ये एक सीपीशीज़ है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसा ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक स्पीशीज़ है। अब पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़ एंड लिव इन द सेम एरिया। तो अब एक इंसान जो एक इलाके के रहने वाले हैं, जैसे एक मुल्क की कहते हैं ये आबादी या पॉपुलेशन है, तो वो सारे एक जगह रह रहे हैं और एक ही जैसे हैं, तो वो पॉपुलेशन है एक। उसके बाद कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन आ डिफाइंड एरिया। तो एक एरिया में जब डिफरेंट पॉपुलेशन रहती हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग जब यूके में रहेंगे तो वो दो डिफरेंट पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, तो वो एक कम्युनिटी वहाँ बनाएंगे। अब इकोसिस्टम, ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन ए प्लेस टुगेदर विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। कि एक सिस्टम के अंदर जब बहुत से ऑर्गेनिज्म प्लेस टुगेदर रहते हैं एक फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। बायोम उससे बड़ा है, आप इकोसिस्टम से सबसे छोटा स्पीशीज उससे बड़ी, फिर पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन जब मिलती है तो कम्युनिटी, कम्युनिटी जब मिलती है तो इकोसिस्टम बन जाता है, और इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो तब जाके बायोम बनता है। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट्स एंड टिपिकल ऑर्गेनिजम्स, तो वो बायोम बना देते हैं। उसके बायोम से फिर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी ज़मीन, अर्थ पे आप जिस पार्ट में हम रह रहे हैं, इंसान तमाम ज़िंदगी पॉसिबल है, उस सारे को कहते हैं बायोस्फीयर। ऑल लाइफ ऑन अर्थ एंड ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ इन वेयर विच लाइफ एग्जिस्ट, उसे बायोस्फीयर कहेंगे हम। बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर का मेन जगह ज़मीन। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अब क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर होते हैं जो लिविंग पार्ट है इन्वायरमेंट का, जिसमें लिविंग चीज़ें जिस पार्ट में आती हैं, जिस पार्ट में लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं, उसको बायोटिक फैक्टर कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आप कौन से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मशरूम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो जो भी लिविंग है वो सारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। ए बायोटिक में नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म। तो एबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जिस तरह जो हवा है, ह्यूमिडिटी, विंड है, वाटर करंट है, सॉइल टाइप है, ये सारी चीज़ें एबायोटिक में आती हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स जिनमें प्लांट्स वगैरह आते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और केमिकल एंड कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म्स लिविंग सेल्स कैन यूज़। तो ऑटोट्रॉफ्स ये हैं जो अपनी खुराक खुद, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, खुद तैयार करना। वो जो धूप की मौजूदगी में यानी सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या है? मेक देयर ओन फूड। अब प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट्स। द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड दैट आर लेटर यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो जो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी सबसे पहले बनाते हैं और दूसरे बाद में उसे यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो। ऑटोट्रॉफ्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ जो खुद अपनी फूड बनाते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। मोस्ट इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मोस्टली प्लांट्स हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद है केमोसिंथेसिस। केमिकल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स इन डार्क कंडीशन लाइक इन द डीप ओशन। कुछ केमोसिंथेसिस भी करते हैं जो केमिकल की एनर्जी को यूज़ करके अपनी फूड बनाते हैं, डार्क कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, वो केमोसिंथेसिस करते हैं। अब कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो इस्तेमाल करते हैं। हीट्रोट्रॉफ जो अपनी फूड नहीं बना सकते, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एक्वायर एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म बाय इंजेस्टिंग देम। तो जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, इंसान जो है वो हीट्रोट्रॉफ्स हैं। तो ये जो है ना हमारी मिसाल है, या दूसरे बड़े एनिमल जो है। कंज्यूमर में ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कंज्यूमर वो हैं जो न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो है वो डिपेंड करते हैं। अब कार्निवोर्स होते हैं जो किल एंड ईट अदर एनिमल, जो गोश्त खाते हैं, कार्निवोर्स। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, किल करते हैं, या जैसे हम मुस्लिम ज़बह करते हैं तो वो खाते हैं, ये कार्निवोर्स हैं। स्कवेंजर्स हैं
जो कंज्यूम करते हैं द कार्सेसिस ऑफ डेड एनिमल, जो डेड एनिमल के खाते हैं पार्ट वगैरह, उनको स्कवेंजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे माइक्रो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह, जो चीज़ें मर गई हैं फॉर एग्जांपल उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो डीकम्पोजर कहलाते हैं। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हर्ब्स खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। डिट्रीवोर्स वो होते हैं जो फीड ऑन डिट्रस स्मॉल पीसेस ऑफ डिकाइंग मैटर बाय ग्राइंडिंग देम इनटू स्मॉलर पीसेस, अर्थवर्म्स एंड स्नेल्स आर एग्जांपल। जो और ये जो है ना डिट्रीवोर्स हैं, जो स्नेल्स और बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को खाते हैं, ऑफन डाइजेस्ट द डिकम्पोजर लिविंग ऑन द डिट्रस। एनर्जी फ्लोज इन इकोसिस्टम में, एनर्जी अब कैसे फ्लो करती है इकोसिस्टम में, तो रिमेंबर एनर्जी फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन में जो है ना एनर्जी फ्लो करती है, जैसे क्या फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो वापस यानी कंज्यूमर तक प्रोड्यूसर तक नहीं एनर्जी आती, सिर्फ प्रोड्यूसर से नीचे जा रही है, ठीक है। अब ये फूड चेन क्या होता है, अ सीरियस ऑफ स्टेप इन विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन, तो एक सीरियस जो ऑर्गेनिज्म जिसमें एनर्जी जो है ना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में हो रही है ट्रांसफ़र, या उसको खा के दूसरा एनर्जी ले रहा है, तो इसको कहते हैं फूड चेन। जैसे अब एलजी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, फिर हर्बीवोरस में फिशेज़ एलजी को खा रही हैं, फिर उससे बड़ी फ़िश जो है वो उस फ्लैग फ़िश को खा रही है, लैग माउथ फ़िश, तो फिर लैग माउथ को आगे जो है ना ये खा रहा है एनखिनिया, और एनखिनिया को आगे एलिगेटर खा रहा है, तो ये सारा एक चिले चेन बन रहा है, फूड चेन। एनर्जी फ्लोज इन इकोसिस्टम में अब कैसे फूड वेब बनता है, फूड चेन था जिसमें एक सिमत में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, अब फूड वेब है जिसमें बहुत से नेटवर्क अटैच हैं। नेटवर्क्स ऑफ फीडिंग इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग मल्टीपल प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जिसमें मल्टीपल लोग अटैच हैं, मल्टीपल फूड चेन जो है वो अटैच है, उसे फूड वेब पूरा एक बनता है। आप देखें फूड बेसिकली आ रही प्लांट से ही है, कुछ को जो है ना वो हिरन वगैरह खा रहे हैं, हर्बीवोरस खा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है ना कुछ कुछ सिर्फ जो है ना वो मैरीन है, कुछ जो है वो टेरिस्ट्रियल है, फिर जो है ना सब मिल के एंड पे जाके देखें एक ऊपर जा रही है और ऊपर सबको खा रहा है एक, तो वो जो है ना ये एक फूड वेब बन गई है, पूरा एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया कि एक दूसरे को सब खा रहे हैं। फिर ट्रैफिक लेवल्स है, ट्रैफिक लेवल्स ईच स्टेप इन ए फूड चेन और फूड वेब, तो ट्रैफिक लेवल वो होता है कि कोई एक जो स्टेप या फूड चेन है फूड वेब में, फूड चेन में एक स्टेप जो है जिस जिस तरह एलजी को खा रही है फ़िश, तो ये एक ट्रैफिक लेवल है। प्राइमरी प्रोड्यूसर आर ऑलवेज द फर्स्ट लेवल, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल पे होते हैं, और कंज्यूमर ऑक्युपाई द अदर लेवल, कंज्यूमर फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी टर्शरी आते हैं। ट्रैफिक लेवल आर इलस्ट्रेटेड बाय ड्राइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू आपको शो किया जाता है। पिरामिड्स अब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और मैटर कंटेंट विद इन ईच ट्रैफिक लेवल, तो हर ट्रैफिक लेवल में जो एक एनर्जी मूवमेंट होती है, जो एनर्जी मूव करती है वो ट्रैफिक लेवल में, उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। आप पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ नंबर्स हैं। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी शो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रैफिक लेवल, तो वो शो करती है कि हर ट्रैफिक लेवल पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। ऑन एवरेज ओनली 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द वन ट्रैफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, द रेस्ट इज गेन गिवन ऑफ एज हीट, तो कुछ एनर्जी जो होती है ना हर ट्रैफिक लेवल पे, वो कुछ जो आगे वाले लेवल होता है वो इस्तेमाल कर रहा था, जो बचती है वो हीट की शेप में निकल जाती है। जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर थी 100% थी, अब तो कुछ हीट की शेप में निकल के 10% ऊपर गई, फिर 10% से 1% आगे सेकेंडरी लेवल, फर्स्ट लेवल पे 10% गई, सेकंड लेवल पे 1% गई, 9% हीट में उड़ गई, फिर आगे इसी तरह 0.1% गई और बाकी हीट में जो है वो निकल गई। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब बायोमास की एनर्जी क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू विद इन ए गिवन ट्रैफिक लेवल, तो बायोमास यानी कोई भी लिविंग टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं एक लेवल पे उनको बायोमास कहते हैं, बायो मीन लिविंग मास रिमेनिंग, तो जो फिर पिरामिड्स ऑफ बायोमास इलस्ट्रेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन ईच ट्रैफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, तो पिरामिड्स ऑफ बायोमास जो है ये इलस्ट्रेट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वो ले रही है एक इकोसिस्टम के लेवल पे। पिरामिड्स ऑफ नंबर की अब शो रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एट ईच ट्रैफिक लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, तो नंबर शो करता है कि हर ट्रैफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, ठीक है। ये साइकिल्स ऑफ मैटर्स आप क्या होते हैं, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, तो ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन जो है ना 6 जो हैं ये मेन
इनके बने होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। दीज मेक अप लाइफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये जो है ना लाइफ के इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड है, जैसे वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, वो बनाते हैं। मैटर इज रिसाइकल विद इन द एंड बिटवीन इकोसिस्टम। मैटर जो है ना ये रिसाइकल होता रहता है, जैसे डेड एनिमल हो गया तो वो ब्रेक डाउन होगा, दोबारा जो नाइट्रोजन है जो वो निकल के उसकी बॉडी से ज़मीन में सॉल्व हो जाएगी, तो वो फिर आगे प्लांट वगैरह यूज़ कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है? लूप्स थ्रू विच एलिमेंट पास एज दे आर रिसाइकल इन इकोसिस्टम। तो बायोजियोकेमिकल में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं इकोसिस्टम में, और पावर्ड बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी, या फ्लो ऑफ एनर्जी में पावर होते रहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स needed by organism to build tissues and carry out life function pass through organism and environments through biogeochemical cycle। तो न्यूट्रिएंट्स जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू रिसाइकल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म में दोबारा होते रहते हैं। कि फॉर एग्जांपल एनिमल मर गए तो वो ब्रेक डाउन हुई उनकी, तो फिर वो जो है ना ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा प्लांट्स में चले गए न्यूट्रिएंट्स, दोबारा प्लांट्स को खाया बंदे ने, तो वो फिर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट यूज सप्लाई लिमिट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। को कुछ न्यूट्रिएंट जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं जो किसी प्रोडक्टिविटी को रोक देते हैं। अब ये वाटर साइकिल है जिसमें क्या हो रहा है जी कि वो एटमॉस्फेरिक वाटर किस हालत में पाया जाता है? H2O गैस में, ठीक है। ग्राउंड वाटर है, फिर ओशन वाटर है, ये सारा कुछ है। ग्राउंड वाटर जो है ना वो टेकन किया जाता है आप बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट ग्राउंड वाटर प्लांट रूट्स वो आप लेती हैं और फिर ट्रांसपरेशन के थ्री एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं। अब जो ओशन है, ओशन का जो है ना वो होता है एवोपरेट होता है, जब हीट होती है तो वो एवोपरेट होकर बादल बन जाता है। तो ग्राउंड वाटर, अब वाटरफॉल नीचे कैसे आता है? तो पानी बारिश के थ्रू जो है ना वो नीचे आ रहा है, या प्रेसिपिटेशन के थ्रू। कार्बन साइकिल में आप क्या है? कार्बन साइकिल में होता है जी कि एटमॉस्फेरिक कार्बन सबसे पहले जो है ना नीचे से देखते हैं कि कार्बन मरीन सेडिमेंट्स में है, डिकम्पोजिशन हो रही है, प्रेशर हीट हो रहा है, फॉसल फ्यूल जल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रही है, ठीक है। यानी जो ऑयल, गैस, पेट्रोल वगैरह यूज़ हो रहा है या फिर डिकम्पोजिशन हो रही है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रही है। कार्बन मैरीन सेंटीमेंट में वो भी ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर कार्बोनेट रॉक्स हैं वो भी ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है। फिर पानी से जो है ना डिज़ाल्व होकर ऊपर जाती है। फिर बर्निंग फॉसल फ्यूल्स के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। फॉरेस्ट से जो प्लांट्स जो एनिमल रिलीज़ कर रहे हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ाल्व हो रही है सारी किस में? रेन वाटर में। और ये देखें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है गैस। इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल अब प्रोसेस है वेयर बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल और नॉन रूट्स ऑफ लेग्यूम कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट्स वगैरह या ज़मीन में जो होती है ना उसको फिक्स करते हैं। डी नाइट्रिफिकेशन होती है प्रोसेस वेयर बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस में दोबारा कन्वर्ट करते हैं। अब क्या है? नाइट्रोजन ब्रेक डाउन हो रही है, प्राइमरी तौर पर प्रोड्यूसर इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और दोबारा रिलीज़ कर रहे हैं डिकम्पोज मैटर में। ग्रीन एलजी जो है ना वो भी नाइट्रोजन, सॉइल नाइट्रोजन जो है ना वो रूट्स वगैरह में फिक्स हो रही है, फिर उसको फ़ज़ा में जो है ना वो फारग कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। फिर बैक्टीरिया जो है ना फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन गैस, तो ये सारी फिर एटमॉस्फेयर में उसकी अमाउंट फिक्स है 78 या 79%। फास्फोरस का जो साइकिल है इसमें अब फास्फोरस इज़ माइंडेड turn into fertilizer and applied to crops, excess may wash into rivers, streams and the ocean as runoff। तो फास्फोरस का जो साइकिल चलता है ना ये भी मैरीन सेडिमेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। फास्फोरस इज टेकन अप बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, रीयूज्ड बाय कंज्यूमर एंड रिलीज्ड बाय एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिंग मैटर। तो ये एनिमल्स लेते हैं, ठीक है, पहले प्लांट्स लेते हैं, प्लांट से एनिमल में जाती है, फिर एनिमल्स जो है ना उसको डिकम्पोजिंग मैटर में एक्सक्रीट कर देते हैं। फिर सॉइल फास्फोरस भी हो रही है, डिजॉल्व फास्फोरस भी जो है ना वो आ रही है। ग्रीन एलजी में जियोलॉजिकल एक्टिविटी टर्न मैरीन सेडिमेंट इनटू रॉक, तो ये फिर सब जाके जो है ना वो क्रॉप्स में आती है, फर्टिलाइज़र प्लांट में फास्फोरस, ये सब जो है ना फर्टिलाइज़र फास्फोरस को यूज़ करें। ऑक्सीजन का जो साइकिल है, ऑक्सीजन आप प्लांट्स जो है ना वो खारिज करते हैं, जो एलजी वगैरह हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिकेइंग मैटर में इंटर, ऑक्सीजन लिथोस्फेयर में होती है, ठीक है, फिर डिकेइंग मैटर में आ जाती है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है व्हेन रॉक एंड सॉइल आर वेदर्ड अवे, जब वो अवे होते हैं, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाती है। इसी तरह बायोस्फेयर से जैसे प्लांट्स वगैरह खारिज करते हैं, कुछ इंसान यूज़ करते हैं। अब निच एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या है? निच द रेंज ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच अ स्पीशीज लिव एंड द
वे द स्पीशीज ऑब्टेन व्हाट इट्स नीड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो नीच जो होती है ना, वो फिजिकल बायोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें कोई स्पीशीज रहती है और अपनी फूड हासिल करने जिस तरीके से वो हासिल करती है उसे उसकी नीच कहते हैं। समटाइम्स हैड टू बी द कम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड प्रोफेशन इन द इकोसिस्टम। तो ये कम्बिनेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है। उसमें नीच कंटेंट थ्री एस्पेक्ट, तीन एस्पेक्ट्स हैं। रिसोर्सेज के लाइफ की नेसेसिटीज़ क्या है, ज़रूरियात क्या है। फिजिकल एस्पेक्ट, ये बायोटिक फैक्टर कौन से रिक्वायर चाहिए होते हैं, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, और बायोलॉजिकल बायोटिक फैक्टर कौन से चाहिए रहने के लिए। अब टॉलरेंस है, द एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस अंडर ए रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन। तो वो इन्वायरमेंट जो एक स्पीशीज टॉलरेट कर सकती है, जिसमें रह सकती है, उसको कहते हैं कंडीशन टॉलरेंस। तो जैसे कुछ लिमिट है, कुछ टेम्परेचर की रेंज है, उसको कहते हैं, और जहाँ पीक पे जाती है वो ऑप्टिमम कहलाता है। हैबिटेट क्या है, जनरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, उसको कहते हैं हैबिटेट। कंपटीशन, अब कंपटीशन होता है इंटर स्पेसिफिक और कम्पिटेटिव इंक्लूजन। इंटर स्पेसिफिक होता है कंपटीशन फॉर लिमिटेड इकोलॉजिकल रिसोर्स बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज के। जैसे इंसानों के दौरान जब इंटर कंपटीशन होगा तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के साथ होता है, कि फॉर एग्जांपल लोग कहें जी कि जो है ना, ये जो शेर जंगल में है ये सारी बकरियां खा गई है, तो बकरियां अगर शेर खा जाएगा तो इंसान गोश्त कहाँ से खाएंगे। तो ये होगा इंटर स्पेसिफिक। फिर कंपटीशन इंसानों और शेर के दरमियान। फिर कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीच इन एग्जैक्टली द सेम हैबिटेट एंड एट द सेम एग्जैक्टली द सेम टाइम। तो ये भी कंपेटिटिव है कि ठीक है, दो स्पीशीज एक वक्त में एक जगह नहीं रह सकती। कि फॉर एग्जांपल शेर है और जो है ना वो उसके मुकाबले में जो है ना चीता, ये दो एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे जानवरों का शिकार करेंगे। तो हिरने अगर शेर के लिए बचेंगे तो चीते के लिए नहीं बचेंगे, तो वो फिर जो है ना वो नुकसान होगा, एक स्पीशीज़ का रहना मुश्किल हो जाएगा। If two species attempt to one live be better at competing for limiting resources and will eventually exclude the other species। तो इसमें ये होता है कि एक बेटर कंपेटिंग फॉर रिसोर्सेज होती है, एक जो है ना वो रह सकती है, दूसरी सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो वो फिर एक निकल जाती है। स्पीशीज यूजली डोंट compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, दे यूजली डिवाइड देम, देन दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। तो स्पीशीज़ मोस्टली जो है ना वो एक रिसोर्सेज के लिए लड़ती नहीं है, बल्कि वो डिवाइड कर लेती हैं आपस में, इसको कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। इंसानों में ये मोस्टली करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। और बाय causing species to divide resources, competition helps to determine the number and kinds of species in a community and niche each species occupies। तो ये फिर कंपटीशन के थ्रू आप करते हो कि इस एक जगह में कौन सी स्पीशीज डोमिनेट है, कौन सी रिसेसिव है, किसके कितने मेंबर्स हैं। अब है मिमिक्री, द सिमिलैरिटी ऑफ वन स्पीशीज टू अनदर विच प्रोटेक्ट्स वन आर बोथ। तो एक स्पीशीज जो, जैसे आर्मी वाले नहीं, वो कभी कभी जो है वो ऐसी वर्दी पहनते हैं कि पता लगता है कि वो दरख्तों के साथ उनका रंग मैच हो रहा होता है, उनकी गाड़ी शाड़ी का। तो वो उससे ऐसी स्पीशीज होती है जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले कि उनके कौन से है। इसको कहते हैं मिमिक्री। कभी कभी शेर जो है ना वो बिल्कुल सूखी जो घास होती है बिल्कुल उसकी तरह का रंग और उसका होता है, तो वो उसमें एडजस्ट कर लेता है, तो ये अपीयरेंस उसकी वजह से वो बच जाता है या शिकार करने में उसे आसानी होती है। सेकेंडरी प्लांट कंपाउंड्स, जैसे कंपाउंड्स मेड फॉर डिफेंस प्रिवेंशन ऑफ कंपटीशन। तो कुछ प्लांट जो है ना वो ऐसे कंपाउंड्स खारिज करते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोर होते हैं, जिनको एनिमल खाते हैं तो वो फिर न छोड़ देते हैं, या कुछ कांटे वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बच जाते हैं। अब प्रीडेशन क्या है, प्रीडेशन जो है ना ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्री। प्रीडेटर कहते हैं जो शिकारी होता है, और प्री जो शिकार होता है। कि फॉर एग्जांपल कैप्चर एंड फीड अपॉन द प्री। प्रीडेटर वो होता है जो शिकार को पकड़ के उसको खाता है, ये होता है प्रीडेटर। कैन इफेक्ट द साइज ऑफ प्री पॉपुलेशन इन ए कम्युनिटी एंड डिटरमिन द प्लेस द प्री कैन लिव एंड फीड। तो प्रीडेटर की वजह से जो है ना वो प्री की जो अगर एक जगह प्री ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल प्री ये जो शिकारी हैं, फॉर एग्जाम्पल शेर है तो हिरन का शिकार कर, तो हिरन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे शेर आ जाएगा, वो उसकी वजह से वो जो है ना शेर उसको खा जाएगा। तो वो ये होता है। हर्बीवोरी वो होते हैं जो फीड होते हैं उन प्रोड्यूसर, जो सिर्फ हर्बीवोर जो सब्जियाँ खाते हैं, ये जो घास वगैरह, ठीक है। हर्बीवोर्स कैन अफेक्ट द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इन ए कम्युनिटी एंड डिटरमिन द प्लेस दैट प्लांट्स कैन सर्वाइव एंड ग्रो। तो इनकी वजह से डिटरमिन किया जाता है कि कौन सी प्लेस पे जो है ना वो प्लांट ज़्यादा है, किस तरह के प्लांट ज़्यादा हैं। तो ये जो है ना हर्बीवोरी उन पे डिपेंड करते हैं।
फिर की स्टोन स्पीशीज, सिंगल स्पीशीज दैट इज नॉट यूजली अबंडेंट इन ए कम्युनिटी येट एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। तो की स्टोन स्पीशीज वो है जो एक जगह स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखती हैं, जो वही रहती हैं। सिम्बियोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, एनी रिलेशनशिप इन विच टू स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो स्पीशीज बिल्कुल इकट्ठे रहती हैं, इसको कहते हैं सिम्बियोसिस। म्यूचुअलिज्म, अब मिलजुल के रहना, म्यूचुअल रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, दोनों एक साथ के मिल के रहती हैं। पैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरी हार्म्ड होती है, कि जैसे जो है ना हमारे सर में जो जूं है वो होती है, वो हमारा ब्लड वगैरह चूसती है, अपनी फूड तो लेती है लेकिन साथ में हमारे बालों को हमें नुकसान पहुंचाती है। कॉमन्सलिज्म होता है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हेल्प्ड नॉर हार्म्ड। तो कॉमन्सलिज्म में एक तो फ़ायदा होता है, दूसरी को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। जैसे एक बड़ी मछली के साथ एक छोटी मछली चिपक जाती है, तो जहाँ पे बड़ी मछली फूड खाती है, छोटी मछली भी वहाँ से जो बचता है वो खा जाती है, लेकिन उसमें बड़ी का नुकसान कुछ नहीं होता। इकोलॉजिकल सक्सेशन है सीरीज ऑफ प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट अकर इन आ कम्युनिटी ओवर टाइम। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में है कि किसी कम्युनिटी में चेंजेस जो आती हैं ओवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि बैरन लैंड से एक जंगल बन गया, इकोसिस्टम चेंज ओवर टाइम, इकोसिस्टम टाइम के साथ चेंज होता है। आफ्टर डिस्टर्बेंस सम स्पीशीज डाई आउट एंड अदर मूव इन। तो कोई डिस्टर्बेंस हुई, कोई वाइल्ड फायर वगैरह हुई, तो कोई स्पीशीज मार गई और कुछ जो रह गई थी वो वहाँ से चली गई। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन बिगिनिंग इन एन एरिया विद नो रेमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर कम्युनिटी। तो प्राइमरी सक्सेशन ये है कि एक जगह थी जहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो बिगिनिंग में कोई स्पीशीज नहीं रहती, सब जो है ना कम्युनिटी चली गई, तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ, अब उसमें पायनियर स्पीशीज फर्स्ट स्पीशीज टू कॉलोनाइज अ बारन एरिया, जो पायनियर स्पीशीज होगी वो पहले उसमें सक्सेशन में पहली दफ़ा जो ग्रो करती है। अब सेकेंडरी सक्सेशन इज एन एरिया दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब बट नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो सेकेंडरी सक्सेशन में जो है ना प्राइमरी में बिल्कुल बिगनिंग स्टार्ट से हुआ, जबकि सेकेंडरी में पहले जब वहाँ कुछ था, लेकिन अब क्या हुआ, कोई वाइल्ड फायर शायर हुई, तो या कोई हैरिकेन आया, तूफान आया, तो वो जगह डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पे जो आप सॉइल में चीज़ें ग्रो होंगी, वेजिटेशन होगी, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जो लास्ट कम्युनिटी होती है, जो किसी जगह पे पीक पे होती है। ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई विच थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन हैव रीच्ड ए स्टेडी स्टेट। तो ये ऐसी कम्युनिटी है क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो बहुत एक प्रोसेस के थ्रू ग्रो करके आई है, जो एंड पीक है अब उसकी ग्रो कर रही है कंटिन्यू। फ्लोइंग नेचुरल डिस्टर्बेंस सेकेंडरी सक्सेशन इन हेल्थी इकोसिस्टम ऑफन रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो इसमें सब कुछ हुआ, डिस्टर्बेंस भी हुआ, हेल्थी का इकोसिस्टम के बाद जो है ना अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिप्रोड्यूस हो रही है। और फॉलोइंग ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम में आर मे नॉट रिकवर ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? फैक्टर्स कैन अफेक्ट पॉपुलेशन साइज। बर्थ रेट अब क्या है? पॉपुलेशन ग्रो व्हेन मोर इंडिविजुअल आर बोर्न देन डाई इन एनी पीरियड ऑफ टाइम। तो बर्थ रेट वो है कि जब ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और कम मार रहे हैं। बोर्न मोर इंडिविजुअल आर बोर्न देन डाई, तो उसको कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट जब ज़्यादा इंडिविजुअल मर रहे हैं। पीपल पॉपुलेशन श्रिंक्स व्हेन द डेथ रेट इज़ ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट। ठीक है। इमिग्रेशन क्या? आप इफ़ इंडिविजुअल मूव इन टू द रेंज फ्राम एल्सवेयर। तो जब जो है ना तो इमिग्रेशन ये है कि लोग जब बाहर से आके जो है ना मूव इन टू इट्स रेंज फ्राम एल्सवेयर, तो कहीं और से आके रह रहे हैं, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन। अब एमिग्रेशन क्या है? पॉपुलेशन में डिक्रीज इन साइज इफ़ इंडिविजुअल मूव आउट ऑफ द पॉपुलेशन रेंज। तो अब इमिग्रेशन जो है ना IMMI वाला, उसमें क्या है कि लोग वो बाहर से आके रह रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। और एमिग्रेशन ये है कि जब लोग डिक्रीज़ हो रहे हैं और साइज़ में जो है वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो आउट जा रहे हैं, तो रेंज इंक्रीज़ हो रही है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स अंडर आइडियल कंडीशंस विद अनलिमिटेड रिसोर्स। तो जब रिसोर्स ज़्यादा होंगे, जब कंडीशंस नॉर्मल होंगी, तब ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है? occurs when a population growth slows and then stops following a period of exceptional growth। तो लॉजिस्टिक वो है जब ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, स्लो हो जाती है और स्टॉप हो जाती है। देन और कैरिंग कैपेसिटी क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज दैट ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। तो कैपेसिटी वो है कि जितने एक इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल एक मुल्क में या एक जगह पे 20,000 लोगों की जगह है, तो 20,000 वो उसकी कैपेसिटी होगी। अब लिमिट्स क्या हैं? ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। को वो फैक्टर जो
किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उनको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर डिटरमिन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इन्वायरमेंट फॉर ए स्पीशीज। लिमिटिंग फैक्टर ही डिटरमिन करते हैं कि किसी स्पीशीज किसी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। अब डेंसिटी डिपेंड ऑन लिमिटिंग फैक्टर, जो डेंसिटी है किसी जगह की वो लिमिटिंग फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑपरेट ओनली व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच ए सर्टन लेवल, तो तभी ऑपरेट होती है जब उसकी डेंसिटी किसी सर्टन लेवल तक पहुंचती है। कंपटीशन, प्रेडेशन, हर्बीवोरी, पैरासिटिज्म, डिजीज, स्ट्रेस, ये सब कुछ जो है डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिविंग फैक्ट, जो लिमिटिंग फैक्टर है, अफेक्ट ऑल पॉपुलेशन इन सिमिलर वे रिगार्ड ऑफ पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। वो सारी पॉपुलेशन को सिमिलर वे ही ट्रीट करते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह हैं, सबको तबाह कर देंगे। क्लाइमेट डिफाइंड बाय ए रीजन ईयर आफ्टर ईयर पैटर्न ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो क्लाइमेट किसी लॉन्ग टाइम जो होता है ना चेंजेस इन इन्वायरमेंट, उसको क्लाइमेट कहते हैं। किसी इलाके की किसी जगह की उसमें टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन आते हैं। अब माइक्रो क्लाइमेट्स क्या, इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी ओवर स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस में जो क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं उसको कहते हैं मैक्रो क्लाइमेट्स, ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट्स। 3 फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं, सोलर एनर्जी एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये बड़ा माहौल को मुतासर करता है, क्योंकि ये जो सूरज से आती हैं शाएँ उनको ट्रैप कर देता है, जो एनर्जी है उसको ट्रैप करता है, तो जिसकी वजह से हीट इंक्रीज हुई है। लैटिट्यूड एंड सोलर एनर्जी। क्लाइमेट जोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हीट ऑन द अर्थ सर्फेस। तो लैटिट्यूड जो है ना वो ज़मीन पे अब जो है वो सूरज की रोशनी कहीं पे ज़्यादा लगती है, कहीं पे कम लगती है। ज़मीन के कुछ पार्ट सूरज के करीब है, कुछ थोड़े दूर हैं, तो इस वजह से जो है ना वो डिफरेंस आता है। हीट ट्रांसपोर्ट इन द बायोस्फीयर। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट अक्रॉस द ग्लोब क्रिएट्स विंड एंड ओशन करंट्स विच ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मीन पे हीट की, वो ग्लोब पे वो विंड और ओशन करंट्स जो हीट में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको मॉइस्चर को कहते हैं। अर्थ रिसोर्सेज अब क्या है, सॉइल रूइन के, जिसमें क्या है कि ज़मीनी कटाव, ज़मीन जो है ना वो बह जाती है। व्हेन सॉइल इज़ वॉश्ड अवे एंड इरोडेड कैरिंग अवे ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल दैट टेक मेक इट फर्टाइल। तो ज़मीन के ऊपर वाली सतह जब खिसक जाती है तो उसको सॉइल रूइन कहते हैं, जिसका वजह से डेजर्टिफिकेशन होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है। डेजर्टिफिकेशन occurs when farming, overgrazing and drought can turn farmland into desert। तो डेजर्टिफिकेशन ये है कि जब आप एक ज़मीन थी डेजर्टिफिकेशन, तो उसको आपने जो है ना वो प्लांट्स वगैरह उस पर काट दिए, वो है ओवर ग्रेजिंग होगी तो वो फिर वहाँ पे सैराब बन जाता है। डिफॉरेस्टेशन जब रिमूविंग ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स आपने ट्रीज रिमूव कर दिए तो वो साल की फिर साइल रूइन काज होगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन आप अकर्स व्हेन द क्वालिटी ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज रिड्यूस लिविंग टू रेस्पिरेटरी इलनेस एंड ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न चेंज। तो एयर पोल्यूशन तब होता है जब हवा में कुछ अनहेल्थी या प्लेजेंट चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ एयर, स्मोक जैसे आ गई अब, हेज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस अमॉन्ग द पोल्यूटेंट रिलीज इनटू द एयर बाय इंडस्ट्री एंड व्हीकल्स, एग्जॉस्ट ओजोन इज प्रोड्यूस। तो वो जो जब हवा में कुछ ऐसी चीज़ें धुआं वगैरह शामिल हो जाता है तो वो धुआं और स्मोक और जो फोग है वो मिलकर स्मोक बना देते हैं। एसिड रेन जब कुछ केमिकल्स हैं जो सल्फ़र वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, वो हवा में खारिज होते हैं फॉसल फ्यूल की वजह से, गाड़ियों के जो धुआं वगैरह की वजह से, तो वो फिर एसिड रेन की बायस बनते हैं। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जब बर्निंग फॉसल फ्यूल गाड़ियों में धुआं जल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है ट्रैप हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है। पार्टिकुलेट्स, कुछ जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ डस्ट ऐश एंड रिलीज बाय इंडस्ट्री में से जो कोई मेटल्स वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े जो हवा में खारिज हो रहे हैं उसको कहते हैं पार्टिकुलेट्स। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, the total of the all genetically based variation in all organism in the biosphere। तो बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये अक्कर होती है इकोसिस्टम स्पीशीज और जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहे हैं, जैसे कि अल्टरिंग हैबिटेट्स, दरख्त काट रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग इन्वेसिव स्पीशीज़, न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, रिलीजिंग कर रहे हैं पोल्यूशन इनटू फूड वेब्स, और कंट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, जो है ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। इकोलॉजिकल चैलेंज अब क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो द टोटल एरिया ऑफ फंक्शनिंग लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम नीडेड बोथ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल और पॉपुलेशन यूजेज एंड टू ऑब्जॉर्ब एंड मेक हार्मलेस द वेस्ट एंड इंडिविजुअल और पॉपुलेशन जनरेट्स। तो
इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट्स है वो किसी लैंड की फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम यानी उसका बेस क्या है, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे उसके फुटप्रिंट्स कहलाते हैं। जो बेसिक चीज़ें जैसे फूड वगैरह है, टेक इनटू अकाउंट नीड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, जैसे एनर्जी है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ये सारे इकोलॉजिकल फूड हैं जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं ऑर्गेनिज्म को। और यूज्ड बाय इकोलॉजिस्ट टू एस्टिमेट द बायोस्फीयर कैपेसिटी, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके वो कैपेसिटी को करते हैं कि यहाँ कितने अरसे तक लाइफ पॉसिबल है। अब बायोम्स और जो है ना इकोसिस्टम क्या होते हैं, तो बायोम्स जो है ना वो प्लेन्स एंड ये जो है ना कुछ प्लेन्स एंड प्रेरीज हैं। प्रेरीज अब क्या होते हैं, अंडरलाइन बाय फर्टाइल सॉइल, जो ये प्रेरीज है, ये जो खेतें वगैरह हैं, ठीक है। अब ए बायोटिक फैक्टर में वही है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे नॉन लिविंग टेम्परेचर वगैरह है, विंटर, ठीक है, फर्टाइल सॉइल। और बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइफ, एनिमल्स लाइफ, ठीक है, ये सारी होती हैं। बायोम्स एंड इकोसिस्टम में अब मज़ीद जो है वो ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर वही फेस है, आगे प्लांट और एनिमल वाला लाइफ। अब ये अच्छा, बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स के नाम है ये, सॉरी। टेम्परेट ग्रास लैंड जो है ना उसमें प्लेन्स और प्रेरीज होती हैं, ठीक है, बिल्कुल ग्रास लैंड ग्रासेज होती हैं, ठीक है, टेम्परेट ग्रास लैंड में। अब वहाँ पे जो ये जो मोस्टली पाई जाती है यूनाइटेड स्टेट वगैरह में, ए बायोटिक फैक्टर वहाँ के क्या होते हैं, वार्म होते हैं, हॉट समर होता है, कोल्ड विंटर होता है, ठीक है, मॉडरेट सीजनल पार्टिसिपेशन होती है, फर्टाइल सॉइल्स होती है, और ओकेजनल फायर्स भी वहाँ पे होती हैं। बायोटिक फैक्टर वहाँ पे प्लांट जो मोस्टली ग्रास होते हैं, ग्रेजिंग के लिए ज़बरदस्त होते हैं। एनिमल लाइफ जो वहाँ पे जो एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, जैसे जो है ना छोटे ये जो जैसे हैं शीप्स वगैरह, ये जो करते हैं ग्रेजिंग वगैरह, तो ये जो है ना टेम्परेट ग्रास लैंड की है। टेम्परेट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। अब टेम्परेट फॉरेस्ट आर मोस्टली मेड अप ऑफ डेसीडीज एंड एवरग्रीन कॉनिफर्स, तो लॉन्ग प्लांट्स भी होते हैं इसमें, कॉनिफरस जो ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर कौन लगता है, रिच होते हैं ह्यूमस। अब वहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर जो है ना कोल्ड मॉडरेट विंटर होता है टेम्परेट जगह पे, ठीक है, वार्म समर होता है। बायोटिक फैक्टर में प्लांट लाइफ जो है ना, प्लांट डिसीडीज होते हैं, ठीक है, कॉनिफर्स होते हैं। एनिमल जो है ना वो कोप करते हैं चेंजिंग वेदर, एनिमल दोनों वेदर को चेंज करने वाले होते हैं। उसके बाद बोरियल जो फॉरेस्ट है, बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं ना डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे देखें, और लेकिन बर्फ़ भी साथ पड़ रही है। त्यागा बोरल फॉरेस्ट और त्यागा जो इनको कहते हैं। ए बायोटिक फैक्टर यहाँ पे लॉन्ग विंटर होता है, जो है ना शॉर्ट समर होता है, मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में प्लांट जो यहाँ पे होते हैं वो कॉर्निफर्स होते हैं, बोरल होते हैं, वैक्स होते हैं, ठीक है। एनिमल लाइफ यहाँ पे मेजर एनिमल लाइफ होती है जो उनके फीदर वगैरह होते हैं जो बर्फ़ में सर्वाइव कर सकते हैं। टोंड्रा, टोंड्रा जो है ना करेक्टराइज होता है इसमें जो होती है वो परमा फॉरेस्ट होते हैं, जो लेयर होती है परमानेंटली फ्रोजन सब सॉइल भी होती है इसमें। इसमें एक स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, लो प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट जो होते हैं ना वो समर होता है, लॉन्ग डार्क जो होती है ना कोल्ड होती है। फिर प्लांट लाइफ जो होती है ना वो बिल्कुल स्मॉल होती है, बिल्कुल डैमेज होते हैं, अवॉइडेड, लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। एनिमल लाइफ होती है जो माइग्रेट करती रहती है, ठीक है। बायोम्स एंड इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है, वाटर हैज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन नियर द सोर्स बट little plant life downstream, sediments build up and plants flourish. Animals here depend on terrestrial plants and animals that live along their banks for food. तो रिवर्स में जो लाइफ है, रिवर जो इकोसिस्टम है वहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, रिवर में जो लाइफ रहती है वो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट की जो ऑक्सीजन है, एल्गी वगैरह जो बनाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो अटैच रहते हैं। लेक पॉन्ड्स में जो है ना प्लांक्टन होते हैं जो तैरते हैं, एल्गी होते हैं जो प्लांट सकर होते हैं, वाटर फ्लो होता है, इन आउट और सर्कुलेट करता है लेक्स वगैरह में, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ्रेश वाटर में अब जो है ना ऐसे ही होता है कि पानी जो है फ्लो कर रहा होता है, फ्रेश वाटर बॉग्स, फ्रेश वाटर मार्शेज और फ्रेश वाटर स्वम्प्स। अब उसके बाद अस्टेरिस जो है ना, अस्टेरिस स्पेशल वेट लैंड फाउंड वेयर अ रिवर मीट द सी, तो जहाँ पे एक समंदर से दरिया मिलता है उसको एस्टेरिस कहते हैं। सर्व एज स्पॉनिंग इन नर्सरी ग्राउंड्स फॉर मैनी स्पीशीज, बहुत सी स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो होती हैं, ठीक है। शैलो होता है और अलो करता है प्लांट्स टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ बायोम्स वहाँ पे होते हैं। अब मरीन जो समंदर में लाइफ होती है, डिवाइडेड इनटू जोन ऑन बेस डेप्थ एंड डिस्टेंस एंड फ्रॉम शो। अब इंटर टाइडल जो जोन है, ऑर्गेनिज्म आर इन सी वाटर एट हाई टाइडल एंड एक्सपोज टू एयर एंड सन एट लो टाइड। जैसे कुछ जो प्लांट्स हैं ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे वो हाई टाइडल जोन है, जहाँ पे जो है ना वो जब टाइडें नहीं होती तो वो सामने दिख रहे होते हैं, जब टाइड होती है तो वो छुप जाते हैं। कोस्टल ओशन है जो शैलो बॉर्डर दैट सराउंड द कंटिनेंट, जो किसी समुद्र के किनारों पे होते हैं। ओपन ओशन जो 90% वर्ल्ड ओशन है जिसमें सम रिसीव सनलाइट एंड हैज़ लो न्यूट्रिएंट लेवल, जो
ये होता है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।